नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। रूस यूक्रेन विवाद लगातार सुर्खियों में है। कई दिनों से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। तमाम खबरों के बीच में आज द वायर की इस चर्चा में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस मामले से रूबरू करवाएं कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है इस पूरे मामले पर, नाटो की क्या कहना है इस पर, संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है, अमेरिका और तमाम यूरोपियन देश इस पर क्या कह रहे हैं, इस मामले से भारत पर किस तरीके के असर हमें देखने को आने वाले समय में मिल सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सामरिक मामलों के विशेषज्ञ रंजीत कुमार जी मौजूद हैं। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर की इस बातचीत में। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले के इर्द गिर्द तमाम खबरें चल रही हैं, उन खबरों में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अभी क्या स्थिति बनी हुई है इस पूरे मामले पे, उसे क्लियर करके एक बार जानकारी दें। देखिए, यूक्रेन के बीच पिछले 2 महीने से जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, यूक्रेन की सीमाओं पर रूस ने जिस तरह से 1.5 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया है, तोपों और टैंकों को तैनात कर दिया है, तो उससे माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि यूक्रेन को नाटो के सदस्य देश, नाटो का भावी सदस्य मानते हैं और इस नाते अमेरिका, नाटो की अगुवाई करने वाला अमेरिका इस पूरे तनाव में कूद पड़ा है और अमेरिका का कहना था कि यूक्रेन पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। लेकिन अब जबकि रूस ने मौजूदा घटनाक्रम के तहत एक पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है, जो यूक्रेन के जो 2 विद्रोही प्रांत है, दोनेत्स्क और लुहान्स्क, इनको राजनयिक मान्यता देकर के एक स्वतंत्र देश के तौर पर घोषित कर दिया है और स्वतंत्र देशों की रक्षा के बहाने अपनी सेनाओं को वहां भेजना शुरू कर दिया है। तो इस पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। अभी तक जो नाटो के सदस्य देश थे, अमेरिका थे, इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। अमेरिका और नाटो के सदस्य देश यही कह रहे थे कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। अब रूस ने यूक्रेन के विद्रोही प्रांतों के भीतर आसानी से अपने सैनिकों को भेज करके पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है और पश्चिमी देशों के सामने बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है कि रूस के इस कदम का कैसे जवाब दें। कोई सैनिक जवाब दिया जा सकता है? क्या कोई सैनिक प्रतिरोध किया जा सकता है रूसी आक्रमण का? रूस की सेनाएं यूक्रेन के विद्रोही प्रांतों में जा रही हैं, तो उन्हें क्या रोका जा सकता है? और यदि रोका जाए तो क्या युद्ध छिड़ने की संभावना हो सकती है? तो रूस ने एक जायज बहाना हासिल कर लिया है स्वतंत्र देशों की रक्षा के नाम पर। अब रूस को दंडित करने के बहाने अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन ये आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध कई मायनों में खुद यूरोपीय देशों के लिए स्वयं को दंडित करने जैसा कह सकते हैं। जी। उन पर जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उन पर जो दंडात्मक कदम उठाए गए हैं, वो स्वयं को दंडित करेंगे, क्योंकि अमेरिका, यूरोप के देश जिस तरह से रूस की ऊर्जा सप्लाई पर निर्भर हैं, रूस ऊर्जा सुरक्षा के लिए जिस तरह से रूस यूरोप की मदद कर रहा है, वह उसके संबंध कट जाएंगे और यूरोपीय देशों के लिए ऊर्जा सप्लाई की जिस तरह निर्भरता रूस पर बन चुकी थी, अब यूरोपीय देश काफी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यूरोप में ऊर्जा की जो सप्लाई है काफी महंगी हो जाएगी। इससे पूरी अर्थव्यवस्था न केवल यूरोप की प्रभावित होगी, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो ये पूरा विकट माहौल पैदा हो गया है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि रूस के इस कदम का किस तरह जवाब दें। सर, आप कह रहे हैं कि अमेरिका के सामने चुनौती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, वॉर इकोनॉमी का भी जिक्र इस पूरे मामले में किया जा रहा है। जिस तरीके से यूक्रेन ने लगातार जो अपने आप को मजबूत करने के लिए जो रक्षा की चीज़ें खरीदी हैं, रक्षा साजो सामान खरीदा है, उससे वो कर्ज में भी है। और इस तरीके की तमाम चीज़ें हम देखते हैं कि जब युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं बड़े देश जो हैं उनको फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जो छोटे देश हैं वो लगातार उनसे खरीदते हैं इस तरीके की चीज़ें। तो क्या आप इस पूरे मामले में वॉर इकोनॉमी के रोल को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब 2 देशों के बीच तनाव होता है तो स्वाभाविक है कि जो हथियार की कंपनियां हैं वो इसका लाभ उठाती हैं। हथियारों की सप्लाई दोनों पक्षों को करती हैं और अपना उद्योग को चमकाने का बहाना खोज लेती हैं। तो ये स्वाभाविक है कि वार इकोनॉमी इससे चमकती है। जो हथियार उद्योग है, जो रक्षा उद्योग है, रक्षा उद्योग से जुड़े जो भी लोग हैं, उनका धंधा चमकता है। तो ये स्वाभाविक है कि पूरे घटनाक्रम का लाभ ये शस्त्र उद्योग उठाते हैं। उनका जो टर्नओवर है वो बढ़ने लगता है, उनके यहाँ रोजगार के
की स्थिति अच्छी हो जाती है। तो इससे उन देशों में जहाँ जिन कंपनियों के धंधे चमकने लगते हैं, जो रोजगार के बेहतर माहौल पैदा करने लगते हैं, तो वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व को भी फायदा होता है। तो इससे कई लोग अनैतिक तौर से फायदा उठाने लगते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो आग बुझाने के क्रम में जो जिस तरह से दूसरी एजेंसियां सामने आने लगती हैं, तो उनका भी एक व्यापार होता है, आर्थिक पक्ष होता है और जिसका लाभ उठाते हैं। जी सर, इसमें हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र को भी बहुत ज़्यादा घेरा जा रहा है। हमने देखा है कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं बीते कुछ समय में, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो और भी तमाम इस तरीके के जो मामले हुए। हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है उस पर लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अभी इस मामले पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा ठोस नहीं हो रहा है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। आप किस तरीके से इसमें इस पूरे मामले में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को देख रहे हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो ढांचा है वो जनतांत्रिक ढांचा नहीं है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और पांचों स्थायी सदस्य के अपने अपने हित हैं, और जब भी उनके हित टकराते हैं वो किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी कदम को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। वो ऐसी हालत निरर्थक हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र कोई पहल करने की स्थिति में नहीं रहता है, और तब जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है या रूस है या यूरोपीय देश हैं, वे अपनी ओर से एक पक्षीय कदम उठाने लगते हैं और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका गौण हो जाती है। जी, हमने जब से विघटन हुआ है यूएसएसआर का, हमने तब से ही देखा कि किस तरीके से सबसे पहले तो अमेरिका और नाटो ने कहा था कि हम रूस को कभी भी इस तरीके की कोई आगे समस्या भविष्य में नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद से हमने लगातार देखा है कि किस तरीके से नाटो में मेंबर्स जुड़ते चले गए हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो रूस है उसको अपनी सुरक्षा को लेकर के तमाम बार उसने चीज़ सबके सामने कही भी है कि उसे इस चीज़ से आपत्ति थी। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि इसमें एक पक्ष, क्योंकि यहाँ पर रूस को एक तरीके से इस तरीके से देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा गलती के पक्ष में वो उसको रखा जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि एक पक्ष ये भी रूस का है कि जो नाटो के सदस्यता होने से या नाटो के सदस्य बन जाने से जो रूस को अपने अस्तित्व को लेकर के जो एक खतरा था, उसको भी यहाँ पर, उस बिंदु को भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हाईलाइट कर रहे हैं। आप इस पॉइंट को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, आपने रूस का पक्ष सही उठाया है। देखिए, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और यूक्रेन सहित 15 स्वतंत्र देश बन गए, जो रूस के गणराज्य थे वे स्वतंत्र गणराज्य बन गए, और उसके बाद जो सोवियत संघ था, जो जिसकी अगुवाई में जो सैन्य संगठन वार्सा पैक्ट जिसे कहते हैं वो चल रहा था, तो वार्सा पैक्ट और उसके प्रतिद्वंदी था उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो। तो जब शीत युद्ध का समापन हो गया, तो स्वाभाविक था कि न केवल वार्सा पैक्ट को डिसॉल्व किया जाता, बल्कि नाटो को भी डिसॉल्व किया जाता। का केवल विघटन हुआ, तब नाटो के सदस्य देशों ने, जो नाटो के जो नेतृत्व था, उसने रूस को यह भरोसा दिलाया, जो पूर्व यूरोपीय देश हैं, जो वार्सा पैक्ट के सदस्य थे, उन देशों में नाटो की सेनाएं तैनात नहीं होंगी, नाटो की फौज तैनात नहीं होगी, नाटो के जो शस्त्र प्रणालियां हैं उन्हें डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। लेकिन नाटो ने इस सहमति को तोड़ा। पोलैंड में एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगाए, बड़ी बड़ी मिसाइलें लगाई, और इस यूक्रेन को भी जिस तरह से नाटो का सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो रूस की घेराबंदी, सामरिक घेराबंदी नाटो की जो एक मुहिम तेज हो गई, उससे रूस चिंतित हो गया, क्योंकि रूस को लगा कि उसकी चारों तरफ से उसे घेरा जा रहा है, चारों तरफ से उसकी सीमाओं पर आधुनिक शस्त्र प्रणालियां लगाई जा रही हैं, उसे घेर करके उसकी सुरक्षा को कमजोर किया जा रहा है। तो स्वाभाविक था कि रूस आक्रामक रुख अपनाता, और इसी रुख के चलते रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया, कहा कि यूक्रेन कभी सोवियत संघ का प्रांत होता था, अब वह न केवल उसे एक स्वतंत्र भूमिका, एक तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए, बल्कि विपक्षी खेमे में जाने की को आतुर है। तो इससे रूस के लिए चिंता बढ़ जाना स्वाभाविक था, और इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए रूस ने धीरे धीरे कदम उठाए। 2014 में उसने यूक्रेन का जो हिस्सा था, क्राइमियन पेनिनसुला, उस पर कब्जा किया, और उसी दौरान जो यूक्रेन के जो विद्रोही प्रांत है, लुहांस्क, इन रात्रों में विद्रोही स्थिति पैदा, इनमें विद्रोही सरकारों की स्थिति, और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक
की स्थापना करवाई और आज 7-8 साल के बाद रूस ने इन दोनों प्रांतों को, विद्रोही प्रांतों को मान्यता देकर के पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है। सर लगातार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रूस आज हमला कर देगा, रूस कल हमला कर देगा। बहुत दिन से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन पहली इसमें दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये है कि आपको इस संभावना में कितना भरोसा है, इस संभावना में कि एक संभावना आपको कितनी ठोस लग रही है, युद्ध की जो संभावना जताई जा रही है वो कितनी ठोस लग रही है अभी की स्थिति देखते हुए, क्योंकि सभी मजबूत देश हैं और युद्ध जिस तरीके से सबसे आखिरी रास्ता होना चाहिए, तो क्या आखिरी रास्ता ही बचा हुआ है अभी इस पूरी समस्या पर? उस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, युद्ध के शंखनाद दोनों पक्षों की ओर से बजाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन युद्ध की गीदड़ भभकी दोनों पक्षों की ओर से दी जा रही है ताकि दोनों में से एक पक्ष दबाव में आ जाए। तो रूस ने अपनी सेनाएं यूक्रेन की सीमा पर तैनात करके नाटो पर भारी दबाव बनाया हुआ है और नाटो भी चेतावनी दे रहा है कि रूस के आक्रमण का हर तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके जो भयावह दुष्परिणाम होंगे उससे सभी दोनों पक्ष अवगत हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप की जो आम जनता है वो इसमें पिसेगी, भारी मानवीय त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए यूरोपीय देश भी समझ रहे हैं कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए और यही वजह है कि यूरोपीय देश की ओर से राजनयिक पहल तेज कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच रूस ने ताजा कदम उठा करके पूरे माहौल को और जटिल बना दिया है। लेकिन रूस भी सीधा आक्रमण नहीं करना चाहता, वो भी लड़ाई नहीं चाहता। वो लड़ाई करने का दबाव बना करके अपने सामरिक उद्देश्य हासिल करना चाहता है, अपने राजनीतिक उद्देश्य हासिल करना चाहता है और रूस इसमें ये जो ताजा कदम उठाया है उससे हम कह सकते हैं कि काफी हद तक सफल हो गया है। अब यूरोपीय देशों में ये चिंता है कि क्या रूस का अगला कदम क्या होगा, क्या वो यूक्रेन पर हमला करेगा? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि रूस अब यूक्रेन पर हमला करेगा। रूस का जो फिलहाल तात्कालिक लक्ष्य था दोनों प्रांतों को आजाद करा करके बाद में उसका विलय रूस में भी किया जा सकता है या दोनों प्रांत रूस के तहत सामरिक प्रभाव के तहत रह सकते हैं। जी जी, आप दुष्परिणामों की बात कर रहे हैं सर, कि दुष्परिणामों की बात आप कर रहे हैं। इस दुष्परिणामों में हम अगर देखें तो जिस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम जी रहे हैं, अगर दो देशों में कोई युद्ध हो रहा हो तो कोई भी देश उससे अब अछूता नहीं रहता है। मैं यहाँ पर भारत की बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर इस तरीके की कोई स्थिति बनती है या वर्तमान मौजूदा स्थिति में भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से रूस से ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब की सप्लाई पूरे विश्व में होती है, तमाम देशों में होती, भारत में भी होती, तो क्या आने वाले समय में भारत को किस तरीके से प्रभावित करने वाला है और ये भारत के नजरिए से किस तरीके का आगे भविष्य आप देख रहे हैं? देखिए, भारत के लिए बहुत ही विकट स्थिति पैदा होगी। रूस पर यदि आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं, रूस के बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से जोड़ काट दिया जाता है, तो भारत के लिए भी समस्या पैदा होगी। लेकिन जो तात्कालिक समस्या भारत के लिए पैदा हुई है, वो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल देखने में आ रही है। पेट्रोल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर जाने लगा है। तो हम समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कितनी चोट पहुंचेगी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आयातित पेट्रोल पर काफी हद तक निर्भर है और पेट्रोल की कीमतों में असामान्य उछाल भारत का जो बजटीय ढांचा है उस पर काफी प्रतिकूल असर डालेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रूस के बीच जो गहरे रक्षा संबंध है उस पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत रूस से रक्षा साज सामान की का आयात करता है और उसका जब भुगतान करना होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में होता है भुगतान। लेकिन अब भारत के लिए समस्या ये होगी कि रूस की कंपनियों से किस तरह से व्यवहार रखा जाए, क्योंकि जो अमेरिका और यूरोपीय देश हैं, रूस के साथ इस तरह के संबंध लगाने से भारत की संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल वो बेहद नाराजगी के दौर से गुजर रहे हैं। पहले ही अमेरिका ने भारत पर कैट्सा की तलवार लटकाई हुई है। कैट्सा जिसे हम कहते हैं कि रूस के साथ किसी भी तरह के रक्षा संबंध न रखें। तो भारत और रूस के बीच अभी जो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम्स का सौदा हुआ है, अमेरिका का काफी दबाव था, लेकिन अमेरिका ने भारत के साथ रिश्तों की अहमियत को देखते हुए इस दबाव को फिलहाल टाल दिया है। लेकिन अब भविष्य में भारत के लिए रूस के साथ रक्षा संबंध को और गहरा करना काफी मुश्किल होगा। अब भारत के लिए एक विकट स्थिति पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए, द वायर से बात करने के लिए। धन्यवाद।
Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.